हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन। आखिरी टॉपिक है एल्कीन का, जिसमें हमें सीखना है एल्कीन को हम कितने तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कितने मेथड से एल्कीन रिड्यूस होते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एल्कीन में आप सब समझो क्या होता है कि जब कोई एल्कीन हम लेते हैं और उसमें डालते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट। हम यहाँ पे कोई मेटल कैटालिस्ट या स्पेसिफिक कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोई कैटालिस्ट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो दो हाइड्रोजन है वो जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दो कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जनरेशन ऑन द एल्कीन। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ का ये पाई बॉन्ड टूटा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड रिलीज हुए हैं, मतलब बने हैं, रिलीज नहीं हुए हैं, दो सिग्मा बॉन्ड रिलीज हुए हैं, बने हैं। अब इसमें क्या होगा, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी होते एक डबल बॉन्ड से -30 किलो कैलोरी पर मोल। -30 किलो कैलोरी पर मोल मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। -30 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है। तो अब इस जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दिस एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो आप देखोगे कि जब कोई एल्कीन रिड्यूस होता है तो ड्यूरिंग द रिडक्शन सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, विच एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हर एक डबल बॉन्ड के रिमूवल पे, मतलब रिडक्शन पे, आपको इतना एनर्जी का रिमूवल मिलेगा या उतना एनर्जी बाहर जाएगी। जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर जाएगा ये रिडक्शन उतना फास्ट होगा। तो आप रिडक्शन जो है, इसका रेट ऑफ रिडक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो देखिए भैया ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच HOH। HOH का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा रिडक्शन का रेट उतना फास्ट होता है, उतना ज़्यादा रिडक्शन का रेट होता है। और जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ये मैंने जीओसी में पढ़ाया है, आप जीओसी में जाकर देख सकते हो। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन के स्टेबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा, या इसी को कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो सिंपल सा यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। एल्कीन जितना कम स्टेबल होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एकदम उल्टा चलता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के, ये जस्ट रिवर्स है। तो आप देखोगे रेट ऑफ, जो हमारा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये इनवर्सली है, हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा एल्कीन का उतना स्लो हाइड्रोजनेशन होगा, उतना स्लो हाइड्रोजनेशन होगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ते तो वहाँ मैं आपको बताता स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अगर ऑर्डर लगाया जाए कि इन दोनों में भैया किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा या किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो इन दोनों कंपाउंड में हमें क्या मिलेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। तो अगर हम इसे अरेंज करें रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के टर्म में, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के टर्म में, तो देखिए क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगा। तो ये जल्दी रिड्यूस होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में ये जल्दी रिड्यूस होगा। देखिए ये जो दिया है उसके कंपैरिजन में आपका प्रोपीन जल्दी रिड्यूस होगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसके अलावा एक और ले लें, चौथा ले लें,
तो फोर्थ हम लोग देखेंगे कि जो रिडक्शन है सबसे स्लो रिडक्शन इसका होगा, इसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा स्लो हो जाएगा। यहाँ भी एक मेथिल और नीचे भी एक मेथिल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, रिडक्शन का रेट घटता जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिडक्शन उतना स्लो हो जाएगा। सो ये आपका ऑर्डर लगेगा, लेस स्टेबल एल्कीन उनका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है, मोर स्टेबल एल्कीन उनका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हाई है तो रिडक्शन स्लो होगा, स्टेबिलिटी कम है तो रिडक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ आपको देखना है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन कि इन दोनों में किसका रिडक्शन फास्ट होगा, इन दोनों में विच वन विल रिड्यूसेस मोर फास्टर। तो आपको देखना है एल्कीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से रिड्यूस होगा नहीं। तो हमारा देखना ये है कि इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो हमारे पास 2 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है। तो 2 वाला जल्दी रिड्यूस होगा, 10 वाला स्लो जाएगा। तो रेट ऑफ रिडक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली होता है, या कह सकते हो अल्फा हाइड्रोजन के जस्ट इन्वर्स होगा। तो आप देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन देख कर तुरंत डिसाइड करिएगा कि क्या होने वाला है हमारा ऑर्डर। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कितने टाइप से रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिडक्शन वी कैन परफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। कितने टाइप से रिडक्शन हो सकते हैं, तो आपके पास 1 by 1 है टाइप्स ऑफ रिडक्शन, सब करेंगे हम लोग, सबका अपना अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ये हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पहला हम लोग मारेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मेटल के प्रेजेंस में होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं या आपका निकिल हो या प्लैटिनम होता है या होता है पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये पहला रिएजेंट है जिससे हम आसानी से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा पैलेडियम चारकोल, इसका एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है, पैलेडियम चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ H2, सेलेक्टिव है ये। तीसरा हम पढ़ेंगे विल्किंसंस कैटालिस्ट, विल्किंसंस कैटालिस्ट, ये मैं ऑलरेडी एक बार आपको पढ़ा भी चुका हूँ। विल्किंसन कैटालिस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है। या आप एल्कीन का जब प्रिपरेशन पढ़ रहे थे वहीं पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आपने देखा, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, एल्केन वाला जो चैप्टर है याद करिएगा, वहाँ पे मैंने आपको ये वाला चीज़ पढ़ाया है कि एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है विल्किंसन कैटालिस्ट यूज करके, एल्कीन को रिड्यूस करा जाता था, वहाँ मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, और चौथा है बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन से भी, बर्च रिडक्शन कैसे होता है, रिएजेंट आपको बताए थे, यहाँ कुछ खास है वो भी बताऊँगा। यहाँ होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे तो हो जाएगा रिडक्शन। और हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, दिस इज रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, PH3P होल थ्राइस Cl प्लस H2, ये कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे हम लोग। ये 4 हमारे पास रिएजेंट हैं जो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने में हमारी पूरी सहायता करते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे अपने एल्कीन का। तो चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, पहला है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का क्या काम होता है, देखो ये ना सेलेक्टिव नहीं है, ये किसी भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप को, एल्कीन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, एल्कीन के अलावा किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अगर ये पाएगा तो उसको खत्म कर देता है, ये उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे क्या देखना है, इट रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड along with other functional group 2, अदर फंक्शनल ग्रुप भी इसके साथ क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा सेलेक्टिव नहीं है कि सिर्फ अपना डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसके पास इसके अलावा जो भी मिलेंगे, एसिड मिलेगा, एस्टर मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, सबको ये क्या करता है,
रिड्यूस कर देता है, तो इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वैरायटी ऑफ फंक्शन ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो इट ऑल्सो रिड्यूस बेकार चीज है, सबको खत्म कर देता। रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, साइनो कंपाउंड हो गया, साइनाइड हो गया, एस्टर हो गया, इन सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अगर कोई ऐसा है एक ही सब कुछ कर दे, तो भाई दुनिया में दूसरे की क्या जरूरत है, ये सब अकेले कर देंगे, तो इसलिए इसको बेहतर नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात ध्यान रखिएगा, अगर हम निकिल प्लस H2 यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको रिक्वायरमेंट होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। जबकि हम यूज करेंगे अगर प्लैटिनम और पैलेडियम प्लस H2 का, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही रिडक्शन हो जाता है। यहाँ रूम टेम्परेचर क्या है, सफिशियंट है, आप रूम टेम्परेचर पे ही रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हो। इस मेथड को कहा जाता है सेबेटियर-सेंड्रेंस रिडक्शन। ठीक है, सेबेटियर-सेंड्रेंस। अब होता क्या है कि अगर हम देखें प्लैटिनम और पैलेडियम को, तो आप सबने पढ़ा होगा, उसको नोबल मेटल कहा जाता है। ये सब बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है। कैसा है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। और जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं उनमें आपका जो मेटल है वो सरफेस प्रोवाइड करता है। सिर्फ क्या देता है, वो सरफेस देता है। तो निकिल क्योंकि रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन के साथ वो मजबूत बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर यूज करके हमें रिडक्शन करना पड़ता है। जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो सब नोबेल की तरह काउंट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इनके साथ हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है, केवल फिजिकल फिनोमेना मजबूत होता है, केमिकल फिनोमेना नहीं होता है। तो कमजोर बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए एल्कीन पे ये हाइड्रोजन आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है। निकिल क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही फिजिकल फिनोमेना कम और केमिकल फिनोमेना ज्यादा शो कर देता है, जिसकी वजह से निकिल हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाते हैं। अब उस बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे नहीं, तो हाइड्रोजन जो है एल्कीन को ट्रांसफर होगा नहीं। तो पहले निकिल हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। तो ये आपका याद रखिएगा, यहाँ अलग चीज होता है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक रिएक्शन करेंगे। ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, अगर कहीं पे आपको एल्कीन दिखाई दिया और आपने निकिल हाइड्रोजन या प्लैटिनम डाला, तो आपको सीधा कुछ नहीं एल्केन मिलने वाला है, बीच में कोई कहानी नहीं, आप सीधे सीधे एल्केन पाओगे, CH3। अब ये आपका होता है सीन एडिशन देता है। सीन एडिशन क्यों देता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होते हैं वो सेम फेज से ही ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मान लो हमारे पास निकिल है, मान लो हमारा जो मेटल है, ये हमारा मेटल का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा मेटल का सरफेस है। अब मेटल सरफेस जो होगा भैया, उस पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा और ऐसे वर्टिकली जाकर बैठ जाता है। ऐसे जो फिजिकल बॉन्ड होते हैं, सब जो बॉन्ड है वीक होते हैं फिजिकल फिनोमिना से। अब इस पर क्या होता है, एल्कीन जब भी आएगा तो एल्कीन ऐसे आता है सेम फेज से। आपका जो डबल बॉन्ड होगा ऐसे रहेगा, ये आएगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक यहाँ जाके जुड़ेगा और एक यहाँ, तो दोनों सेम फेज से ही ऐड होते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट बन के यहाँ से निकलेगा, तो उस प्रोडक्ट में आप देखोगे आपका हाइड्रोजन जो था वो इधर ही से आएगा, आपका जो हाइड्रोजन आएगा वो सेम फेज से ही आएगा। तो हमारा जो दोनों हाइड्रोजन आया वो सेम फेज से, तो ये सीन एडिशन देता है, मतलब कि सिस एडिशन करेगा। तो ये आपका सीन एडिशन करता है। एल्केन तो बनेगा ही, बट किस मैनर में बनेगा, सीन मैनर में बनेगा, एंटी मैनर में यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, ये आपका पहली बात होगी। ठीक, अब इसमें और कुछ वेरिएशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आपने कोई एल्कीन यूज किया, CH3 CN CH डबल बॉन्ड CH2 है, और आप इसमें डाल दें निकिल हाइड्रोजन या प्लैटिनम हाइड्रोजन। ठीक है, निकिल H2 और गर्म कर दिए, तो देखो है क्या, आपका जो कंपाउंड दिख रहा है ना साइनाइड, ये भी जाएगा, क्योंकि निकिल हाइड्रोजन क्या करते हैं, सबको फिनिश, कोई बचना नहीं चाहिए, है ना, सब परिवार मारता है। ये बॉलीवुड के पिक्चर की तरह है, एक ऐसा विलन जो पूरे खानदान को ख़त्म कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, हमारा साइनाइड भी रिड्यूस होगा और हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। सो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा उसमें आपको मिलेगा फंक्शनल ग्रुप भी गया और डबल बॉन्ड भी गया। तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, जो मिलता है सबको निपटा देते हैं, है ना। इनके घर में
सब समान है। यहाँ पर अगर आपने प्लैटिनम हाइड्रोजन डाला तो आपका डबल बॉन्ड तो जाएगा ही जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो गया ही, साथ ही यहाँ पे आपका बनेगा CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। जो COOR है ये कार्बन CH2OR में CH2OH में चला जाता है, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दिस एस्टर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो जब भी आपका रिएक्शन होता है ना एस्टर का रिडक्शन या एसिड का, आपको प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। सो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात है। देखो सभी लोग, समझ आया? तो दिस इज अ मैटर ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब दूसरे पे चलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है, रिएजेंट है, वो हमारा पैलेडियम चारकोल है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे चारकोल के साथ इसको इम्बेड किया जाता है। अब ये क्या होता है ना, सेलेक्टिविटी हो जाती है। ये क्या करता है, इट सेलेक्टिवली रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये दो फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अमीन में RNH2 में। इसके अलावा ये साइनाइड को रिड्यूस करता है, बस यही, बाकी कीटोन एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा RCH2NH2। तो जो हमारा ये चारकोल वाला है ये स्पेसिफाइड हो जाता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वो कंजुगेटेड इनोन में, कंजुगेटेड इनोन जैसे होते हैं ना, देखिए ध्यान से, इन कंपाउंड को कहा जाता है कंजुगेटेड इनोन्स। इसमें डबल बॉन्ड भी है ना, डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है। अगर आप इसमें चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, दोनों रिएजेंट डाल के देखते हैं। अगर हम पैलेडियम चारकोल और H2 डालेंगे, ठीक है ना, H2 डालेंगे तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग प्रोडक्ट पाएंगे कि सब फंक्शनल ग्रुप नहीं जाएगा, सिर्फ एल्कीन जाएगा। केवल इस सेलेक्टिवली डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, बट यहीं पे केवल नॉर्मल हाइड्रोजन डाल दो, निकेल हाइड्रोजन डाल दो या सिंपल पैलेडियम हाइड्रोजन डाल दो, तो आपको पता चलेगा कि सब के सब चले गए, एल्डिहाइड कीटोन चला गया अल्कोहल में। तो इसकी सेलेक्टिविटी है, ये सेलेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा सेलेक्टिवली, बाकी सब सेलेक्टिविटी नहीं शो करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आया था नीट के क्वेश्चन में 2016 में, कन्वर्ट करने के लिए दिया था कि इससे ये प्रोडक्ट बनाया था, बोला था कौन सा रिएजेंट यूज करा जाएगा। तो यही रिएजेंट है इकलौता जो कंजुगेटेड इनोन में डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देता है बट कीटोन को छोड़ देता है। तो जहां भी इनोन्स मिले बेटा, तो इनोन में आपको करना क्या, ध्यान देना है कि इनोन की सेलेक्टिव रिडक्शन जो होता है H2PD से होता है, ठीक है, H2PD से होता है। ये आपका हो गया सेलेक्टिविटी। तीसरा है रिएजेंट हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लूँगा, आप सबने इसको पढ़ा हुआ है ना। जाइएगा यहाँ से, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। एल्केन चैप्टर ओपन करिए, एल्केन है ना, एल्केन में जाइएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाइए, वहाँ आपको ये पूरा मिलेगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया गया है वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। ये सेलेक्टिवली केवल टर्मिनल एल्कीन को रिड्यूस करता है, सेंट्रल एल्कीन को रिड्यूस करने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी होती है इसके कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका जो कैटलिस्ट है वो आप सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का होल थ्राइस, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहलाता है Cl इन द प्रेजेंस ऑफ H2। यहाँ पे आपका जो रोडियम है वो DsP2 हाइब्रिड होता है। तो इसका पूरा डिटेल मैंने सब कुछ दे रखा है। ये सेलेक्टिवली केवल टर्मिनल या लेस हिंडर्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया खास विल्किंसन्स कैटालिस्ट। इसका पूरा डिटेल आप जाइए, यहाँ मैं लिखवाया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। सिंपल है ये, ठीक है ना। इसके बाद एक और बचा है बर्च रिडक्शन, ठीक है, छोटा सा है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन एक्चुअली
ये यूज किया जाता है एरोमेटिक और एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बट एल्कीन में बहुत कम ही जगह रिड्यूस होता है, सिर्फ टर्मिनल एल्कीन रिड्यूस कर पाता है। अगर एल्कीन सेंट्रल गया तो ये काम नहीं करेगा, तो इट इज यूज टू रिड्यूस ओनली टर्मिनल एल्कीन्स, सेंट्रल एल्कीन को ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा। तो इट रिड्यूसेस ओनली टर्मिनल डबल बॉन्ड, टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका जो रिएजेंट होता है आप सबको पता है बर्थ रिडक्शन में, है ना, बर्थ रिडक्शन आपको करा चुका हूँ डिटेल में, याद होगा कहीं तो बता दो। ये बनाया हूँ एल्काइन से एल्कीन प्रिपरेशन का मेथड यही था, एल्काइन से एल्कीन प्रिपरेशन का मेथड, ठीक है। तो इसका जो रिडक्शन होता है वो होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल या मीथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल और मीथेनॉल। तो कोई भी टर्मिनल लेकिन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किनारों पे होगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये हमारा रिड्यूस होकर चला जाएगा RCH2CH3 में। तो सिर्फ किनारे जो डबल बॉन्ड होते हैं ना उनको रिड्यूस करने का काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखना, कहीं कहीं आ जाता है तो ऐसा ना हो कि एकदम ब्लैंक हो जाओ। तो ये आपका पूरा एल्कीन का रिडक्शन था। सो एल्कीन चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे एल्काइन, न्यू चैप्टर एल्काइन, ठीक है। एल्काइन छोटा है क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन एल्कीन के वही एल्काइन के होते हैं, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे, ठीक है। सो कल से हम लोग शुरू करेंगे एल्काइन। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक बटन जरूर करिएगा आप लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन दोस्तों को नीड होगी वहाँ तक जरूर पहुँचाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये सब लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग पढ़ते जाओ, आगे बढ़िया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।